बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा क्लेम यही रहा है कि वो एहतसाब करने के लिए आए हैं, करप्शन के खिलाफ जंग करने के लिए आए हैं। और जब बात करप्शन की हो और एहतसाब की हो तो सबसे पहले हवाला जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब, बिकॉज एक बहुत बड़ा केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा हुकूमत का शरीफ खानदान के हवाले से कि इन्होंने ना सिर्फ करप्शन की है बल्कि करप्शन के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मुल्क से बाहर भिजवाया गया है। टीटीज लगवाई गई, जाली अकाउंट्स खुलवाए गए और बहुत कुछ हुआ। ये क्लेम रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। नैब इस हवाले से अलहदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिनमें आमदन से ज़ायद असासों के मामलात भी हैं और उस हवाले से जो मामलात हैं वो ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं। रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने भी शुरू की जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के हवाले से ये क्लेम है FIA का कि उन्होंने ना सिर्फ पैसा यहाँ से करप्शन के थ्रू कमाया, किकबैक्स के थ्रू कमाया, बल्कि उसे बरतानिया में लॉन्डर किया और फिर किसी तरीके से उसे पाकिस्तान में वापस मंगवाया। यानी एक पूरा तरीका अपनाया गया FIA के मुताबिक जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमती ख़ानदान ने, जो कि एक ज़माने में एक बहुत तवील अरसे तक हुकूमत में रहा, उन्होंने करप्शन की। लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको रिपोर्ट किया आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने, जिसमें UK के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अकाउंट डिफ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया। अब उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। लोग ये भी नहीं जानते कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने एसेट रिकवरी यूनिट, वो यूनिट जो कि शहजाद अकबर साहब की सरबराही में काम करता है, उसने शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब, उनके हवाले से बरतानिया की हुकूमत को क्या दरख्वास्त की थी। ज़ाहिर बात है जब बात बरतानिया की आ जाती है तो वहाँ पर मामलात इतने सीधे नहीं होते। वहाँ पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से जब भी कोई हुकूमत असिस्टेंस मांगती है एक मुल्क दूसरे मुल्क से, तो नेशनल क्राइम एजेंसी बाकायदा तौर पर उसको फैसिलिटेट करती है और एक पूरा तरीकाकार अपनाया जाता है। वही तरीकाकार अपनाया गया सलमान शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो क्या तरीकाकार था, डेवलपमेंट क्या है, जो नतीजा निकला है उससे पाकिस्तान के अंदर जो केसेस चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनके साहबजादे पर, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है। सदाकत अली अब्बासी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका भी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त चलते हैं जी लंदन में। मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं। जो डेवलपमेंट हुई है, जो कोर्ट का फैसला है और जो कोर्ट ऑर्डर है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह साहब ये ज़रा बताइएगा सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए कुछ डिटेल्स। तो जारी बात है आप जब ये खबर आपने जियो न्यूज़ पर ब्रेक की कुछ देर पहले तो आपने डिटेल्स दी। ज़रा सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो एसेट रिकवरी यूनिट का क्लेम क्या था जब नेशनल क्राइम एजेंसी से या UK की हुकूमत से कोई असिस्टेंस मांगी गई, तो क्लेम क्या था? जी मुनीफ, इसमें जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसने खत लिखा था 11 दिसंबर 2019 को। और ये खत लिखने से पहले लंदन में नैब के एक सीनियर ऑफिसर आए थे, उनकी यहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के जो इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के जो हेड है उनके साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं और सुलेमान शहबाज के, उनके हवाले से बात की और UK हुकूमत से कहा कि चूँकि पाकिस्तान में ये केसेस चल रहे हैं लिहाजा डबल क्रिमिनलिटी हो रही है, इसलिए कि उनका एलिगेशन ये था कि जो सुलेमान है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है UK से पाकिस्तान और पाकिस्तान से UK। और उसका बैकग्राउंड ये है कि सुलेमान के अकाउंट में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा आया और फिर यहाँ लंदन से पैसा पाकिस्तान गया हुआ है। उसके बाद उस मीटिंग में ये हुआ कि जो उस मीटिंग के खात्मे पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्हें कहा कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बात हुई। और उसके बाद जो उनकी जो मीटिंग थी उसके 2 रोज के बाद एसेट रिकवरी यूनिट ने एक खत लिखा और उस खत में जो हमारे पास मौजूद है उसमें पूरा जो केसेस हैं उनकी तफसीलात दी गई और तकरीबन 24 से 25 कंपनियों का जिक्र किया गया और कहा यह गया कि सुलेमान शहबाज अब्सकॉन्डर हैं, शहबाज शरीफ वांटेड है, सुलेमान भी वांटेड है, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और यहाँ तक कहा गया कि वो जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। और उसमें UK से कहा गया कि आपको इस हवाले से जो असिस्टेंस चाहिए होगी हम देंगे और ये कि
इनके ऊपर ये इंक्वायरी की जाए। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जिसकी बुनियाद पर उसके बाद उसके 8 दिन के बाद वो खत रिसीव होने की 11 तारीख को ये खत आया। 19 तारीख को जो हमारे पीछे बाकी है वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसने सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। उसमें शहबाज शरीफ का एक 2004 वाला अकाउंट था जो बंद हो चुका था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को 20 साल पहले ले गए। और जब से वो यहाँ से एग्जाइल में आए थे उस वक्त से शहबाज शरीफ के न सिर्फ अकाउंट्स को चेक किया, बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि हमें आपके जितने अकाउंट्स हैं उन तक एक्सेस चाहिए, आप हमें एक्सेस दें, अगर आप नहीं देंगे तो हम वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करेंगे। और वो कोर्ट ने यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ ने अपने वकील के जरिए उन्हें कहा कि आप मेरे अकाउंट्स तक एक्सेस करें, क्योंकि वकला ने उन्हें मशवरा दिया था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो तब भी नेशनल क्राइम एजेंसी की वाइड रेंजिंग पावर्स है उनको मिल जाएंगे। सुलेमान शहबाज के यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज किया गया। और जितने भी एक 2004 में एक बड़ा मशहूर एक पॉलिटिशियन, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उनसे शहबाज शरीफ ने घर लिया था, उस घर की इंक्वायरी हुई। जो बाकी उनकी जितने भी 1 रुपया भी अगर यहाँ देखिए उनके अकाउंट में 1000 पाउंड से ऊपर के जितने पैसे थे उन सबकी इंक्वायरी हुई। और उस तकरीबन 18 महीने के बाद पिछले महीने जहाँ पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक यूनिलैटरल एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल की। उस एप्लीकेशन में उन्होंने जज को ये कहा कि हमने ये फ्रीजिंग ऑर्डर कोर्ट के जरिए लिए थे, उसमें 3 बार एक्सटेंशन कोर्ट के कहने पे ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो एस्टेब्लिश कर रही है कि जो हमारे से जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे रिकवरेबल एसेट, जो डर्टी मनी और जो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल जो कंडक्ट है वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लिहाजा हम इनके एसेट्स को अनफ्रीज कर रहे हैं। ये पूरी केस ये पूरा ठीक है, लेकिन इसका जरा क्योंकि ये लोगों के लिए समझना जरूरी है, जाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान का इसके ऊपर अभी तक मौकफ अभी आएगा एज वी स्पीक, लेकिन क्या ये समझा जाए कि अकाउंट्स डिफ्रीज हुए हैं, जाहिर बात है कोर्ट ऑर्डर के थ्रू है मुर्तज़ा अली शाह साहब, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जाएगा कि उन्हें एग्जॉनरेट कर दिया गया, उनको तमाम इल्ज़ामात से वो बरी हो गए। क्या अभी ये केस या ये मामला आगे चलेगा? क्या आपको इस हवाले से किसी ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है? जी, इसमें मुनीब साहब 2 बातें। एक तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के जो पीटीआई के जो भी आर्गूमेंट्स है वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो फैक्ट बेस्ड खबर बता रहा हूँ जो कोर्ट में हुआ है और मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है। इन कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, जो इंक्वायरी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी एक पॉलिटिकल डिबेट है। तो कोर्ट ने बाकायदा जो लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो फ्रीजिंग ऑर्डर सेट असाइड हुए हैं, और ये कोर्ट ने नहीं किए, कोर्ट ने रिक्वेस्ट की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कि हमने आपसे लिए थे फ्रीजिंग ऑर्डर, हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है, रॉन्ग डूइंग नहीं मिली, लिहाजा इन जो सेट असाइड कर दें। अब अगर नेशनल क्राइम एजेंसी दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो उसमें 2 उनको देखना पड़ेगा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या कोई उनके पास ऐसी ग्राउंड है कि जिसकी बुनियाद पर वो नई इन्वेस्टिगेशन किसी भी वक्त किसी के खिलाफ भी कर सकती है। लेकिन जहाँ तक ये वाली इंक्वायरी है जिसके बारे में जो पाकिस्तान ने अच्छे हवाले से इस इंक्वायरी के दौरान नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें FIA, नैब और जो मुख्तलिफ FBI और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उन्होंने उनको दिए। दुबई से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, बरतानिया से उन्होंने इकट्ठे किए, यहाँ के बैंक से। ये वाली इंक्वायरी एट दिस स्टेज ये बंद हो चुकी है। अच्छा, एक आखिरी टुवर्ड्स दी एंड एक सवाल के इख्तियारात से तजावुज करने पे या मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस के हवाले से भी क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है? क्योंकि यहाँ पर तो ये केस था और अभी भी इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही है, नैब कर रहा है इस हवाले से। क्या नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस चीज़ को भी मलूज़ खातर रखा है या महज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट हुआ है और उस पर देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग थी, फ्रॉडुलेंट कॉन्डक्ट था, क्रिमिनल कॉन्डक्ट था या नहीं था? जो मैंने पेपर्स देखे हैं उन पेपर्स में जो पाकिस्तान की तरफ से आए उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने जो वेल्थ एक्यूमुलेट की और ये कि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ जो तकरीबन 30 से 35 बिलियन के जो एसेट्स का एलिगेशन है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने ये एसेट्स बनाए ही मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के जरिए। और मैं आपको ये बताऊं कि जो दिसंबर 2019 को सबसे पहले जो लंदन में मीटिंग हुई उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी को यही बताया गया था कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके पास उन्होंने जो वालिद से दौलत जो इनहेरिट की है वो थोड़ी सी थी। उनके जब वो इक़्तिदार में आए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उसके बाद उनकी जो दौलत है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुई है। इसमें इम्प्लीकेशन ये थी कि ये जो वेल्थ हुई है ये थ्रू मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ पावर के जरिए हुई है। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है चूँकि वो मिस यूज ऑफ पावर के हवाले से तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है।
जहां तक उससे रिलेटेड जो बाकी कंप्लेंट्स थी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड हुआ है, वो चीज एस्टेब्लिश नहीं हो सकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन, जो अदालती फैसले के हवाले से उन्होंने तफसीलात दी। सदाकत भाई साहब देखिए, अगेन बात उसकी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल कंजम्पशन या पॉलिटिकल डिबेट के लिए होता है, फिगर्स बड़े आराम से कोट कर दिए जाते हैं कि 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 35 अरब की करप्शन। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो FIA कर रहा है, खासतौर पर क्योंकि अब जरा इसको नैरो डाउन कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके साहबजादों के हवाले से। जो आपका रहा है क्लेम इस हुकूमत का, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से, इस तरह के फैसलों से उसको कितना सेटबैक आपको लगता है हुआ है? सर बहुत शुक्रिया। मेरे साहब, कोई भी मुल्क अपने कानून के तहत ही कोई कार्रवाई कर सकता है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज़ ऑफ पावर, उनको क्या पता कि शहबाज साहब यहाँ क्या करते रहे, उनके पास क्या डाटा, क्या कौन सी एविडेंस गई होगी। उनको सिर्फ उन्होंने ट्रांजैक्शन देखनी होगी कि पैसा आया और पैसा किधर गया। जबकि मोस्टली ये देखा जाता है कि ये तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो तो सेफ हेवन्स हैं, इस तरह के पैसे के उनका तो कोई नुकसान नहीं है। तो कोई भी जो भी कानून है वो मुल्क के फ़ायदे और अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में थी, वो थी यही कि एक बरतानिया नहीं, ये सारे ममालिक जो हैं, ये गरीब मुल्कों से जो पैसा आता है उसके लिए एक ज़बरदस्त जगह बनी हुई है और इस पैसे का वो फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, पहली बात ये कि उनकी डोमेन बड़ी लिमिटेड होगी कि उनका पैसा कोई क्राइम उधर हुआ है कि नहीं हुआ, वो उस तक जज कर सकते हैं कि वो पैसा जो वहाँ गया उसका चैनल क्या होगा। नंबर 2 ये कि मोस्टली ये इन मुल्कों के कवानीन बड़े बाइस्ड हैं अपनी तरफ। अच्छा, अगर उनका पैसा निकल के कहीं जाए तो वो तो उनको तकलीफ होती है, उनके मुल्क में आए। हमारे मुल्क में आज क्या मसला है, हमारे मुल्क में क्यों डॉलर ऊपर जा रहा है? इसलिए कि हमारे यहाँ डॉलर की शॉर्टेज है और डॉलर बाहर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे हमारे जो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं, जहाँ उनकी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, जहाँ उनके असासे उनकी जायज़ आमदनी से ज़्यादा हैं, वो वाले केसेस हैं। या जो अभी जो आप केस की हवाला दे रहे हैं FIA का, जिसमें 25,000 मिलियन रुपया उनके मुलाजमों के अकाउंट्स में आया है, वो बाहर से हो सकता है कि वो आप बहसियत एक हुकूमती रुकन, जारी बात है, आप समझ रहे हैं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी की ये जो रिपोर्ट है, जारी बात है, उन्होंने अदालत के अंदर फाइल की और फिर अदालत ने हुक्म दिया, वो अदालती हुक्म के नतीजे में अकाउंट्स डिफ्रीज हुए। आप ये कह रहे हैं कि आपको नेशनल क्राइम एजेंसी का जो कॉन्डक्ट है वो आपको बाइस्ड लगता है और आपको ये लगता है कि वो कानून के पैराए के अंदर वो मैंने 2 बातें की हैं। हाँ, एक मैंने नेशनल क्राइम एजेंसी का अपना कानून जिसके तहत वो काम कर रहे हैं और उनकी डोमेन और उनकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पे बात कर रहा हूँ, जो उनकी पाकिस्तान के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का उनके पास कोई ना एविडेंस है ना कोई वो बात कर सकते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी का भी मैं दोनों बात यह है कि जितना बात यहाँ पर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, जो क्लेम रहा है हुकूमत का मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से, वो क्या रहा है? वो एक ही रहा है कि जी पैसा बनाया है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की गई है, किकबैक्स लिए हैं और पैसा बाहर लौंडर किया गया। आप मुझे बताया कानून के तालिब इल्म है, उनको क्या पता कि यहाँ किस देखिए मेरी बात सुने, आपने ये चीज देखनी होती है ना, किसी भी जब नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट क्या है? वो एक ही इंग्रेडिएंट है कि यू हैव टू एवेल्युएट कि क्या ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। और वो जब कह रहे हैं कि जी हमने इसको महज बरतानिया की हद तक नहीं, UK, UAE और पाकिस्तान, नैब ने उन्हें असिस्ट किया है, नैब ने उन्हें इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस दिया होगा। कि आपके नाज़रीन के लिए मैं आसान कर देता हूं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 क्या कहता है कि बाहर आपने लूट मार की है, चोरी की है, कोई मनशियात बेची है, जब वो पैसा बाहर से आएगा तो पाकिस्तान में वो कानूनी है। कोई पाकिस्तानी कानून आपको आपका जुर्म पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि हमें वो पैसा मिल रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1992 जिसके तहत पैसा आता है। अभी जो शहबाज साहब का पैसा है, मेरी सुने कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक, FIA, नैब, ये तमाम वो इदारे हैं जिन्होंने इस खानदान के हवाले से या जो भी एविडेंस है, वो जाहिर बात है नैब के लोगों की तो बाकायदा तौर पर NCA के लोगों से मुलाकात भी हुई। जाहिर बात है नैब के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होगा, उन्होंने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस दिया होगा। और अगर उस एविडेंस के अंदर जान होती तो आपका क्या ख्याल है? UK में देखिए, आप दोबारा इस केस को, चूंकि कानून आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, आप दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। क्या पाकिस्तान में जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको कोई एविडेंस NCA के पास वहां पे हो सकती है, या वो फैक्ट्स या वो गवाह या वो चीज़ें वहां? तो उन्होंने क्या देखना है, उनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आई
उसके अंदर तो आप क्रिमिनोलॉजी, आप उसका कोई क्राइम पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा। अगर क्राइम पाकिस्तान में हुआ, वहां पैसा किसी चैनल से मतलब गया, आप ये कहते हैं यूके के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा कि वो यहाँ पर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और अपने दफ्तर का, अपने ऑफिस के गलत इस्तेमाल को, अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल को गेज कर सकते। दूसरी बात एक जुमला बोलो, जनरली जो ये ममालिक हैं जो इस कैश, इस पैसे के वो बेनिफिशरी हैं, उनके कवानीन भी बायस्ड हैं टुवर्ड्स देम। अगर ये पैसा वहां क्राइम हुआ होता, वहां करप्शन होती, तो वो उसको जायज से तरीके से पकड़ सकते थे, अपनी एविडेंस से, अपने गवाहों से और अपने डॉक्यूमेंट से। बट अगर कोई पैसा यहाँ से जाता है जिसे स्टेट बैंक एक्नॉलेज करता है, एक जुमला और बोलो, कि वो बाहर गया है। 20 साल पहले एक 4 या सड़क जो है वो 37 करोड़ फी किलोमीटर बनती है, और आज वही रोड महंगाई और रेट ज्यादा और डॉलर के बावजूद अगर 17,000 में हम बनाते हैं, तो क्या कोई हम अंधे हैं सारे कि आज से 20 साल पहले वो 37 करोड़ किलोमीटर और आज वो 17 करोड़ किलोमीटर बन रही है। अच्छा, वैसे मेरी अगर कोई इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों, क्योंकि जरा जारी बात है लोगों के लिए भी, फिर मैं किरमानी साहब से पूछूंगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से यूके गई, उन्होंने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, यूके से पाकिस्तान आई, उन्होंने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया। क्राइम का इफेक्ट सिर्फ जो यूके से पाकिस्तान है उसमें उनकी डोमेन है, बिकॉज़ वो पैसा जब आपने ये देखा, नहीं कर सकते। बात ये है अब्बासी साहब, सब आप इस चीज को समझिए। आपने, जारी बात है वो जो रिपोर्ट आएगी, जारी बात है आपको अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोर्ट का फैसला है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको जरूर पढ़िए। जारी बात है वो हुकूमत का इसके ऊपर बाकायदा तौर पर उसके ऊपर आपका वर्जन आएगा। आप जो अभी तफसील से आएगी, तफसील से जवाब भी हुकूमत का आ जाएगा। तो मैं तो आपको अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले की खबर है कि मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको अपना नॉलेज बता रहा हूँ कि मुल्क में पैसा आने के लिए कोई कानूनी रुकावट नंबर 1 नहीं है। नंबर 2, दूसरे मुल्क के अंदर जब तक बहुत क्लियर एविडेंस ना हो, आप कोई केस जीत नहीं सकते। क्लियर एविडेंस कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनिए, क्लियर एविडेंस क्या है? क्लियर एविडेंस, मेरी बात सुनिए ना, आपने ये बताना है कि पैसा चोरी का है, करप्शन का है, एक्सटॉर्शन का है ना, ये चीजें बताना है ना, वो तो फिर आपने प्रूव करना है। आप यहाँ बोल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान में प्रूव हो जाएगा ना। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, दैट इज डिफरेंट। जब आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की गई, आपने बताना है कि ये पैसा डर्टी मनी है, और आपने बेशक यूके के क्राइम एजेंसी को सुने ना, आपने यूके को बताना है कि जी ये पैसा इस तरीके से डर्टी मनी गई है, ये इस करप्शन का पैसा। मुझे सिर्फ 15 सेकंड आप अनइंटरप्टेड बोल रहे थे। क्राइम यहां पे हुआ, और क्राइम ऐसा जिसको प्रूव करना आसान नहीं है। यहां से पैसा जाता है बाहर, ठीक है, क्लीन होने के लिए कि मेरी आमदनी थोड़ी है, लेकिन मैं पैसा लूट पार करके बाहर भेजता हूं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत वो साफ होके आ जाती है, उसको पकड़ना मुश्किल है। प्रोसीड ऑफ क्राइम यहां से है, क्राइम यहां पे हुआ है, आप कैसे उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? आप भाई साहब उसको दूसरी तरह देख रहे हैं। बाहर जारी बात है, हुकूमती मौक़िफ़ आएगा, मैं किरमानी साहब के पास भी आऊंगा जी, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है बड़ी सख्ती से एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मैं जरा किरमानी साहब के पास आता हूँ, क्योंकि ज़ाकिर भाई साहब कहते हैं कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के पास नहीं है कि वो इस बात की छानबीन कर सके कि ये पैसा करप्शन का है और गलत तरीके से कमाया गया है। एक ब्रेक के बाद बस आते रहिए। एक दो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। किरमानी साहब, अब्बासी साहब इस बात को से कन्विंस्ड नहीं है। वो ये कहते हैं, और उनका हुकूमती आर्गूमेंट अपनी तरीके से ठीक भी है, वो कहते हैं यूके में बैठी हुई एक एजेंसी इन्वेस्टिगेट बेशक कर रही है, उनके पास क्या मैकेनिज्म है ये बात समझने के लिए कि शहबाज शरीफ साहब ने ये पैसा करप्शन से कमाया है या उनके बच्चों ने ये पैसा लॉन्डर किया है। उन्होंने तो अपने सामने जो पैसा आया है वो देखना है, उसमें उन्हें कोई हिच नजर नहीं आई तो उन्होंने क्लियर कर। ये तो यहाँ साबित करना मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ यहाँ साबित करना मुश्किल हो जाता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब, और मेरी गुजारिश आपसे होगी कि आप मुझे कम से कम उतना वक्त दें जितना आपने बासी साहब को दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से शहबाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को, शरीफ फैमिली को, मुस्लिम लीग के वर्कर्स को बिलखसूस, और पाकिस्तान के अवाम को बिलअमूम ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से जिस तरह एक बेरहमाना और ज़ालिमाना एक झूठा एहतसाब किया जा रहा था शरीफ ख़ानदान का, उसकी आज भी चुराहे में हंडिया फूट गई है। और इनका वो सारी जो हम तो पहले ही कहते थे, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड पे है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और ये आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, कि ये एहतसाब जो एक नेक्सस बना हुआ था, आज वो बरतानिया में अदालतों ने उसका बिल्कुल सफाया कर दिया है और वो क्रैश हो गया इनके जितने क्लेम्स थे। अब इसमें मसला क्या था, इशू क्या था
इल्ज़ामात ये थे, और ये देखिए ये पिछले 20 साल का उन्होंने सारा ये छानबीन की शहबाज शरीफ साहब, और नॉर्मली वो 6 साल तक 6 साल का होता है, लेकिन उन्होंने 20 साल की। अच्छा, इल्ज़ाम, बुनियादी इल्ज़ाम जो था शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर, वो था मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये 2-3 पैराज इसमें हैं, लाइनें नॉट पैराज, ये पढ़ने के काबिल हैं। अच्छा। मुर्तज़ा साहब ने भी इस पर, शाह साहब ने भी बात की। एक तो वो कहते हैं कि इससे यूके से पाकिस्तान, जो बकौल इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और जो पाकिस्तान से यूके और फिर वाया दुबई, उस सब को प्रूव किया गया। और इसमें मुद्दई कौन था? एनसीए। और एनसीए का आपको पता बड़ी, और एनसीए को की पाकिस्तान की हुकूमत की दरखास्त पे किया, और उसको असिस्ट कौन कर रहा था एनसीए को? आपका एफबीआर, एफआईए, नैब, सारी जितनी एसेट रिकवरी यूनिट। ठीक है, असल मसला क्या हुआ कि ये तमाम 20 साल का रिकॉर्ड छानने के बाद इसमें इल्ज़ामात मनी लॉन्ड्रिंग के भी थे, मिसकंडक्ट के भी थे, मिस यूज़ ऑफ द ऑफिस, सारे इसके इल्ज़ामात थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। जो क्राइम होता है ना, प्रोसीड होती है उसकी कोई एविडेंस होता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ जो मर्जी कहते जाओ, चोर 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 बनाते जाओ। वहाँ ये बाकायदा केस चला, और अब वो क्या कहता है उसमें, सबसे जो 2 इम्पोर्टेंट 3 बातें हैं कि इसमें एनसीए ने उनसे मजीद वक्त भी मांगा, एक्सटेंड हुए ना, एक्सटेंड हुआ। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर 1 साल का था, फिर 6 महीने, ये इन्वेस्टिगेशन तसल्ली से हुई, इसमें कोई हरिड नहीं था, कोई पैनिक नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी, उन्होंने तसल्ली की एनसीए ने। और दूसरा 20 साल का हो गया, और इस दौरान आप देखिए, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में एक झूठा बयानिया डेवलप किया गया, जिसमें वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बयानात दिए, जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, चोरी हुई, ये हुई, वो सारी हम बर्दाश्त करते रहे। वैसे शहबाज साहब के हवाले से ये भी लिखा गया है कि उन्होंने, उनसे पूछा गया, उन्होंने जो प्रॉपर्टी पहले खरीदी थी, उन्होंने पूछा गया कि आपने कैसे खरीदी, किस तरह से खरीदी। अच्छा, इनका वैसे सारा, किरमानी साहब आप फिर बुरा ना मनाइएगा, हुकूमत का केस ही है ना बड़े मियां साहब के हवाले से कि वो फ्लैटों का बता देते तो फिर काम आसान हो जाता है। फ्लैटों पे भी आ जाते हैं, लेकिन ये यही आर्गुमेंट अभी यही देंगे बाजी साहब, बिल्कुल तैयार बैठे हैं आर्गुमेंट, इनको मोस्ट वेलकम। अब लिखता क्या, आखिरी देखिए जो इनका गुब्बारा फट गया एहतसाब का, वो कहता है सितंबर 2021 को एनसीए ने अदालत को लिखा कि उनकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है और शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना एक्टिविटी जो उनसे वो साबित नहीं हुई, लिहाजा उनके अकाउंट्स बहाल कर दिए जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या जो हम शुरू से कह रहे थे कि एक ये नेक्सस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नैब, आज तक नवाज शरीफ के खिलाफ क्या केस था? नवाज शरीफ का पनामा का शोर मचा के और निकाल उकामा में दिया पकड़ के, आज तक आप फैसले पढ़ ले मुनीफ साहब। नहीं, मैंने 547 सफ़े पढ़े सर, मैं तो, आप हाई कोर्ट के फैसले पढ़े, आप सुप्रीम कोर्ट के, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपका एक करप्शन का एक आने का इल्जाम नहीं सर, वो बात है, लेकिन वो उनका अपनी जगह पर था ना कि आप एसेट बियॉन्ड मींस का मामला था, जिसमें आप एविडेंस नहीं दे सके कि ये बियॉन्ड मींस कहते थे कि आप नहीं, बात उसमें भी किरमानी साहब मसला है, उसमें मसला ये है सर कि जब एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म 3 दफा रहे, और जब ये डिसअपॉइंटिंग होता है, आप बुरा ना मनाइएगा, कि जब उनसे कोई ये कहे कि भाई आपके असासे आपकी आमदन से ज़्यादा है, तो कहते हैं भी तो आपको क्या है, दिस इज़ नॉट द आंसर। नहीं, उसके बाद आई एग्री, लेकिन उन्होंने उसके जो भी उन पे इल्ज़ामात थे, मुझे ये बताइए, करप्शन का था इल्ज़ाम, बिल्कुल, किक बैक का था, कमीशन, जो भी अल्टा पटम के, क्या उसमें से एक भी मुझे फैसला पढ़ के सुना दें जिसमें ये लिखा गया हो कि नवाज शरीफ ने और उसकी फैमिली ने एक आने की धैर्य की करप्शन की, या शहबाज शरीफ ने की, और उस पर इल्ज़ाम भी नहीं है। सर मैं गुजारिश सुन, मसला ये है कि वो फैसले कितने अच्छे कितने बुरे, तारीख भी उन्हें जज करेगी, अदालतें भी करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक प्रोसीड बनाते हैं, आप एक एसेट बनाते हैं, उस एसेट की जस्टिफिकेशन आपने देनी है कि वो एसेट कैसे बना। जब आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं, तो मैंने तो क्योंकि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ इतना देखा पिछले पनामा के दौर में कि भाई ये साबित आपने करना है, अगर आप नहीं साबित कर पाए तो इट मींस कि वो फिर गलत तरीके से बनाया गया। बड़े अदब से वो अदालती फैसला बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ठीक, क्या जज अरशद मलिक की वीडियो के बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है? आपकी बात मुझे बताइए, दुरुस्त है वो वीडियो थी, क्या उस वीडियो के बाद, क्या अरशद मलिक साहब के एतराफी बयानात के बाद क्या इस एहतसाब की कोई मॉरल वैल्यू रह जाती है? अच्छा ठीक, एक अगर मुझे जरा, बैरिस्टर राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूके से, आप
बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जरा इख्तिसार से बता दीजिएगा ब्रीफली, क्योंकि यहाँ पर एक बहस ये है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने जब ये इन्वेस्टिगेट किया है, जाहिर बात है उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, और हुकूमती जो हमारे रुकन है सदाकत अबाई साहब, वो ये समझते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के पास तो शायद ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये पैसा वाकई डर्टी मनी था, या ये पैसा साइफन ऑफ किया गया था, या ये पैसा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के जरिए इकट्ठा किया गया था। उन्होंने अपने हद तक इसको देखा है और फिर अकाउंट डिफ्रीज कर दिए हैं। तो जरा काइंडली बता दीजिएगा इसका स्टेटस है क्या? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नेशनल क्राइम एजेंसी यहाँ पे जो है उसकी जो पावर्स हैं वो पुलिस से, कस्टम से, हर एक से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से होती हैं या वो करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ छुपी रह जाए, बिकॉज उनके पास फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनके पास ट्रेंड स्टाफ होता है। तो जब इस किस्म के केसेस स्टार्ट होते हैं यूके में, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पैप। तो जो भी लोग दुनिया में कहीं भी सियासी सरगर्मियों में होते हैं या सियासी जमात के साथ ताल्लुक होता है या उनकी फैमिली का ताल्लुक होता है, उनको नेशनल क्राइम एजेंसी को जब रिपोर्टिंग होती है तो उन लोगों को बहुत सेंसिटिव तरीके से उनके केस को लिया जाता है। मेरा ख्याल है यही शहबाज शरीफ साहब के केस में हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह फ्रीजिंग ऑर्डर दिया गया और फ्रीजिंग ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि नॉर्मली अगर नेशनल क्राइम एजेंसी को पहले 3 माह में, उसके बाद 6 माह में कुछ ना मिले तो नॉर्मली वो फ्रीजिंग जो ऑर्डर है उसको परसू नहीं करते। तो इस पूरे सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो 3 चीज़ों पे घूमती होती हैं। उसमें प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, इंटेग्रेशन है, जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत ये तीनों चीज़ों को देखा जाता है। उसमें अकाउंट्स बड़ी डिटेल से देखे जाते हैं। उसमें जो यूके में इन लिंक जो ट्रांजैक्शंस होती है HM रेवेन्यू के हवाले से, या अगर कोई यहाँ पे बिजनेस है उसके नतीजे में कोई प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं और जहाँ से पेमेंट्स अकाउंट्स में आई हैं, तो बड़ी डिटेल से उन चीज़ों को देखा जाता है, जिसमें बैंक्स मुकम्मल तौर पे हेल्प कर रहे होते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी की। इस केस में ये हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसके नतीजे में अगर उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर को आगे नहीं लेके गए तो ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब है कोई भी चीज क्या हम ये समझे कि ये फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है एनकम्पसिंग पाकिस्तान, यूके, यूएई, बिकॉज ये एक परसेप्शन ये है कि उन्होंने सिर्फ यूके की हद तक किया है। क्या फिर ये समझा जाए कि जो पाकिस्तान से भी एविडेंस दिया गया उसमें भी जान नहीं थी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब नेशनल क्राइम एजेंसी इस किस्म के जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें बाकी जो ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, जैसे यूएई है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है एनसीए का, उसके अलावा पाकिस्तान ने पूरी हेल्प की है, तो ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का दर्जा रखती है। और अगर उसमें वो लोग क्लियर हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस होते हैं नॉर्मली पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स के, जो भी लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, तो उसमें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें जो फ्रीजिंग ऑर्डर होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, उनके जो पैसे हैं वो जब्त हो जाते हैं भाग के सरकार, वो फॉरफिट कर दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट को चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो अगर इसमें फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हुआ है उसके बाद वो पेमेंट्स ऑब्वियसली उसमें जो है वो अकाउंट्स अब दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के पास एक और ऑप्शन है कि वो कंपनसेशन अप्लाई कर सकते हैं एनसीए के खिलाफ, क्योंकि 2 साल में जो भी उनको माली नुकसान हुआ है अकाउंट्स की बंदिश की वजह से, उसमें वो कंपनसेशन के और पाकिस्तान की हुकूमत राशिद साहब अपील में जा सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास तो इख्तियारात सिर्फ ये होते हैं कि वो फ्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं, उसमें वो ये नहीं कर सकते कि आप उसके खिलाफ अपील करें। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अगर ये कह दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं थ्रो करना चाहते, इट मीन्स उन्होंने थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर लिया है, तो इसमें कोई अपील का या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस अली बाजी साहब के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, उनसे बात करते हैं। किरमानी साहब से हमारे साथ रहिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। भाई साहब, आपका जो एहतसाब का बयानिया था और जो पूरी वो कहते हैं ना गन्स ब्लेजिंग थी शहबाज साहब के ऊपर या ख़ासतौर पे उनके ऊपर कि पैसा 35 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अब यहाँ जो अदालत का फैसला है और जो माहिर कानून हमें बता रहे थे उसके हिसाब से तो आपका केस फॉल फ्लैट हुआ है।
देखिए, जो आपके माहिर कानून थे वो कहते कि जी फ्रीजिंग, उनके अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर था, वो दोबारा से अनफ्रीज या डीफ्रीज हो गए। बट वो आफ्टर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हुआ। बड़ी मजा का खेज बात है कि दिल्ली की करप्शन 17 करोड़ में हम बना रहे हैं और 37 करोड़ में आप बना रहे थे, बाकी आप कमीशन वहां दे दें, आपके पास एवनफील्ड फ्लैट्स आ गया, आज हम पूछते हैं रसीद दें, आपके पास कोई उसकी आमदनी की रसीद नहीं है, दैट इज एज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, वो करप्शन है और उसको आपको धेले या मेले की कोई आप नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं। मैं जनरली अब शहबाज साहब पे आ जाए। अब शहबाज साहब के पास मैं आज एक रोड में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, 4.5 अरब की रोड है, मुझे को बंदा कहता है जी मैं आपको लंदन में 4 कंपनियों में पैसा जमा करा के दे देता हूँ, आप मुझे वो ठेका दिलवा दें। मैं ठेका दिलवा देता हूँ। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना मुनीब, वो आपकी तरह मेरी तरह सादे नहीं होते, वो तमाम ट्रांजैक्शन की वो उसको वाइट करके जो एनसीए वाले भी सादे नहीं होते, वो जो लेरिंग होता है पैसे का उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब आसिफ साहब, अगर आप करप्शन करेंगे, इस बात को चैलेंज कर रहा हूं, एनसीए को कैसे पता कि पाकिस्तान में 17 करोड़ वाली रोड 37 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनी। गल सुन लो 2 मिनट। अब भाई साहब, अगर जैसे आपने भी मिसाल दी है ना कि आप एक रोड में फर्जन आप कह रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आप किसी को कहते हैं, उनको कहते हैं ठेकेदार को, यार मेरी लंदन में फलानी जगह 4 कंपनियों में पैसा जमा करा दो। तो जब नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी आपके खिलाफ, जब आपके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान लिखेगी, तो आपका ख्याल है कि वो कहेंगे अच्छा इन अकाउंट में पैसे आए हैं तो अच्छा चलें कोई नहीं, एम को होगा इसने डाल दिए होंगे। हजूरे वाला पूछा जाएगा ना कि 4 अकाउंट्स में पैसे आए हैं, ये पैसा कहाँ से आया है। मैंने आपको क्या कहा, वहां पे आपके एजेंट्स बैठे होते हैं जो कंपनियों में इस तरह प्लेस करते हैं कि आप उनको पकड़ नहीं सकते। आज आप मुझे बताएं, आपको एनसीए में एतबार नहीं है, आपको लगता है कि भाई मैं कह रहा हूं एनसीए का कोई क्राइम यूके में नहीं हुआ, यूके में अकर नहीं हुआ। मैं आपको बसंत एहतराम ये कहूंगा कि आप जरा इसको, मैं अर्ज करूंगा रादर, आप इसको आपको चेक कराएगा। मैं सिर्फ इतना बता आप और मैं एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, मैं अर्ज कर लूं कि जनाबे वाला, अगर आपकी तरफ से किसी की जुर्म हुआ है तो नेशनल क्राइम एजेंसी जब से 7/7 बॉम्बिंग हुई, जब मेरी बात सुन ले यार, जब 9/11 हुआ, जिस तरह अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी रेज की, यूके ने सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट रेजीम इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान की हुकूमत असिस्ट करने के लिए उन्हें दरखास्त ही ना करती। अगर उन्हें यह पता होना था कि इन्होंने तो यूके की हद तक देखना था। शहजाद अकबर साहब खुद बैरिस्टर हैं, यूके में पढ़े हैं, उनको नहीं पता था कि यार ये किस लिए हो रहा है। आप फाइनेंस को समझिए, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा। लेट्स अज्यूम कोई बंदा इंग्लैंड से चीजें इंपोर्ट करता है और यहां से पैसा इंपोर्ट के बदले, आप सुने, इंपोर्टिंग कंपनी के नाम आपने 2, 4, 6 करोड़ रुपया या डॉलर भेजने, तो क्या पता चलता है किसी को? ये इस तरह नहीं होता। एक मिसाल, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जिसकी 6 चीजें आई हैं और वो हमने महंगी शो कर दी हैं, तो पैसा चला गया। भाई साहब, आप मेरा और आपका आर्गुमेंट तो चलता रहेगा कि भाई साहब कन्विंस नहीं है और अभी भी समझते हैं कि एसेट बियॉन्ड मीन के केसेस तो आप पे हैं। देखिए, गुजारिश आपकी बड़ी है, बता आप सकते नहीं है। गुजारिश ये है कि हर चीज़ जो होती है वो सबूत के साथ दी जाती है। आज तक कोई सबूत ना करप्शन के खिलाफ। एक सेकंड और भाई आप गए हैं उधर जाके लंदन में, आपने सबूत कोई नहीं दिया। आपने मेरी बात अब सुने ना भाई साहब, आप बोला नहीं, भाई आप कह रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सारा, वो आपके मुंह पे मारा है उन्होंने और आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, वो फैसले में लिख रहा है। इससे ज्यादा आपकी शिकस्त क्या हो सकती है? अब आप मैं ना मानूं मुझे सिर्फ इतना बता दें, फ्लैट जो हमारा सबूत है उसका सबूत किसने देना है? पैसा तो बाद वो मौजूद है। वो जो एवन फील्ड की आप बात कर रहे हैं, जो दूसरी, उसका क्या सबूत दिया? वक्त खत्म हो गया, उसका कोई सबूत नहीं है। कतरी खाता है भाई, उसमें कोई करप्शन का लिखा है, लेकिन करप्शन के पैसे से बनाया गया, बताइए मुझे कहां लिखा है करप्शन के पैसे से बनाया गया? बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, किरमानी साहब आपका। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर देगा, देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।